स्टूडेंट्स, कैसे हैं? चलिए आज की क्लास में फिर से एक नया टॉपिक लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने क्योंकि अपना नया एक्ट शुरू कर चुके हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। मैं हर बार आपने नोटिस किया होगा, मैं जब भी एक्ट बोलती हूँ मैं पूरा उसका फॉर्मेशन ईयर को साथ में लेके बोलती हूँ। तो यही मैं आपको नोटिस करवाना चाहती हूँ कि जब भी आप अपना आंसर लिखेंगे, अपना जो एक्ट का नाम है प्लस उसका फॉर्मेशन ईयर उसके साथ में लिखेंगे। इट मैटर्स, ठीक है? तो एक चीज ध्यान रखनी है। सेकंड, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एक तो डॉक्ट्राइन, एक है प्राइसिंग और एक है कंडीशन और वारंटी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। आप एक बात यकीन मान लो कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके आगे की जो लॉ की स्टडी है उसमें बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर ये चीजें आपको क्लियर होंगी तो आगे के कई एक्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, और अगर यहाँ कोई कंफ्यूजन रह गया तो आप मान के चलना आगे के एक्ट आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो आज शुरू करती हूँ मैं प्राइसिंग से। मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्टली आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और मैं आप लोगों को थैंक यू कहती हूँ कि आप लोग मुझे बहुत अच्छा कमेंट्स कर रहे हैं और बहुत अच्छा मेरे को रिस्पांस दे रहे हैं, ताकि कि मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। मैं नए नए वीडियोस नए तरीके से, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सके, बना रही हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्राइसिंग को। प्राइसिंग में मैं आपको बता दूं, कल मैंने जहां तक मेरे वीडियो में बताया था कि गुड्स कितनी तरीके की होती हैं और किस तरीके से उनको एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करी थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्राइसिंग क्या होती है और इसका क्या मेजर रोल है। ठीक है, तो जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन 2 जो 1930 एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसमें सेक्शन 2 ने ये कहा है कि प्राइसिंग क्या होती है। देखिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में आपको पढ़ाया गया था कि कंसिडरेशन मस्ट बी देयर, बिल्कुल ऐसा ही है कि सेल कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो देयर शुड बी अ प्राइस। अगर प्राइस नहीं है, कोई कमोडिटी है, तो मान लेना वो सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि वो बार्टर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और बार्टर सिस्टम के तहत जो कॉन्ट्रैक्ट आते हैं वो कभी भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं माने जाते। तो जो भी चीज आप बेचते हैं वो मनी की एवज में बेचते या खरीदते हैं, तो मनी मस्ट बी देयर, और मनी का मतलब है प्राइसिंग। अब वो प्राइसिंग कम ज्यादा होना एक अलग चीज है, यहाँ हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज प्राइस। तो जो सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 10 है, वो ये कहता है प्राइस एज मनी, नाम लिया गया है मनी, एज मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स। किसी भी चीज को बेचने के लिए उसका जो प्रतिफल है वही है पैसे के रूप में उसका प्राइस। ठीक है, अब एक बात ये कहता है, किसी भी सेल कॉन्ट्रैक्ट का ये एक एसेंशियल पार्ट है और इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसे को मुद्रा के रूप में शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट एसेंशियल दैट अ प्राइस शुड बी फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ सेल। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। कोई जरूरी नहीं है कि जिस समय चीजों को बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है उस समय इस चीज को प्राइस को फिक्स किया जाए। ये डिपेंड करता है कि दोनों पार्टी का आपस का म्यूचुअल कंसेंट क्या है। ठीक है, तो अब ये बात करते हैं कि किस तरह से फिक्स होती है एक प्राइस किसी भी चीज की। तो ये कहता है कि सेल कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस का फिक्सिंग होना बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो ये कहता है प्राइसिंग फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा खुद भी प्राइसिंग फिक्स हो सकती है, या किसी दोनों सहमत हो जाए जिस बात पे उस पर फिक्सिंग हो जाती है। जैसे कि अपन डे टू डे लाइफ में अगर एक टैक्सी हायर करते हैं या कोई चीज को बेचते खरीदते हैं तो बार्गेनिंग कर लेते हैं, दैट इज द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द फिक्सिंग प्राइसिंग। ठीक है, आगे ये कहता है कि कई बार डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। जो पार्टीज की कोर्स ऑफ डीलिंग हो रही है उसके दौरान भी ये तय होता है कि क्या प्राइसिंग होगी। एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे प्रॉपर्टी के मामले में होता है कि जब चीज को आपने बेचा है ना, अब चीज को जिस समय बेचा, यानी लैंड को आपने जिस समय बेचा है उस समय का लैंड का जो रेट चल रहा है और जिस समय एक्चुअल मनी आएगी उस समय के रेट्स में अगर अंतर आ रहा है, तो एक बात मैं बता दूं कि जब फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा होता है उस समय जो लैंड की रेट चल रही होती है उसके हिसाब से प्रॉपर्टी की जो प्राइसिंग होती है वो फिक्स की जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे मैनर हो सकते हैं और ये डिपेंड करता है कि आपस में दोनों पार्टी किस तरीके से एग्री करती है किसी भी चीज के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गई प्राइसिंग। अब आगे की बात करते हैं कि प्राइसिंग के बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कंडीशन और वारंटी क्या होती है। देखो, कंडीशन और वारंटी से पहले कई बार आप एक वर्ड पढ़ोगे, स्टिपुलेशन। ठीक है, स्टिपुलेशन का मतलब भी शर्त ही होता है और कंडीशन का मतलब भी शर्त ही होता है। तो फिर ये क्या अंतर आता है? एक बात याद रख लो, जो सेक्शन 11 है वो स्टिपुलेशन के बारे में बताता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, और वो ये बताता है कि ऐसी शर्त जो कि बहुत जरूरी हो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस को डिफाइन करने के लिए।
ठीक है, वो शर्त बहुत जरूरी है या कोलेटरल है, यानी इतनी भी जरूरी नहीं लेकिन ठीक है होनी चाहिए, है ना। तो ये जो बात कहते हैं, तो स्टिपुलेशन को हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज कंडीशन एंड द सेकेंड वन इज वारंटी। जो कंडीशन है वो चीज होती है जो असेंशियल पार्ट है किसी कॉन्ट्रैक्ट का, यानी इसके बगैर वो सेल कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा। अदरवाइज अगर कंडीशन खत्म होती है तो वो जो सेल कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। और जबकि वारंटी में ऐसा होता है, अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होती, क्योंकि वो कोलेटरल है, अगर वो पूरी नहीं होती है तो इट मे बी अमेंड, इसको सुधारा जा सकता है और इसके अगेंस्ट में कोई डैमेजेस या कोई जो खर्चा पानी हुआ है उसकी पूर्ति की जा सकती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता। लेकिन कंडीशन के केस में अगर वो पूरी नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही हो जाता है। तो ये जो है वो स्टिपुलेशन के दो पार्ट कर दिए गए हैं। सेक्शन 11 से लेकर के सेक्शन 17 तक की चीजें कंडीशन और वारंटी को कवर करती हैं, ठीक है। इसको अपन सेपरेट इसलिए नहीं कर सकते कि कौन सा किसमें है, क्योंकि सब क्लॉज के हिसाब से दोनों अलग अलग चलती हैं। तो कई बार ऐसा होगा एक ही सेक्शन का दूसरा सब क्लॉज तो किसी और चीज को कह रहा होगा और कोई और सब क्लॉज किसी दूसरी चीज को कह रहा होगा। तो मैं इसलिए सेपरेट नहीं करती हूँ, एक जनरल सेंस में हमें समझ में आ जाना चाहिए कि 11 से लेकर के 17 तक का जो सेक्शन है 1930 एक्ट का, वो हमारे स्टिपुलेशन, कंडीशन और वारंटी को क्लियर करता है। अब आगे की बात करते हैं, स्टिपुलेशन क्या है। स्टिपुलेशन वो होता है जो एक शर्त होती है, और शर्त ये कहती है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो शर्त है वो क्लियर होनी चाहिए और पता होना चाहिए। तो विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नोन एज कंडीशन। और जो बहुत ज्यादा एसेंशियल पार्ट है स्टिपुलेशन का, वही कंडीशन के फॉर्म में माना गया है। और जबकि वो स्टिपुलेशन जो कि कोलेटरल है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन कोलेटरल है और लीस्ट इंपॉर्टेंस है उसकी, यानी थोड़ी सी कम महत्व है उसका, उसको हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट सेल के फॉर्मेशन में जो थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट कंडीशन है या स्टिपुलेशन है वही वारंटी है, ठीक है। तो ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार शॉर्ट नोट फॉर्म में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी, और डिस्टिंग्विश करना होता है आपको कई पॉइंट्स के बेसिस पर। तो ये पता होना चाहिए कि किस तरह से दोनों अलग अलग है आपस में। तो कंडीशन को कवर किया है सेक्शन 12 ने, जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का 1930 का जो एक्ट है उसकी सेक्शन 12 ने कंडीशन को कवर किया है। वो ये कहता है कि कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन, अगेन स्टिपुलेशन, कंडीशन वो स्टिपुलेशन है असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है उसके मेन पर्पस से रिलेटेड है ये, और ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइट्स टू राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। रेपुडिएटेड का मतलब होता है कैंसिल कर देना, वॉइड कर देना। तो अगर किसी भी सेल कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन पूरी नहीं होती है या ब्रीच होती है, ब्रीच का मतलब टूट जाना, अगर वो टूटती है तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट खारिज हो जाएगा। तो हो गई ना बहुत इंपॉर्टेंट। आगे की बात, जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं कि मान लीजिए एक घोड़े को एक व्यक्ति ने खरीदा और उसके बेचने वाले ने ये कहा कि ये 45 किलोमीटर की स्पीड से, प्रति घंटे की स्पीड से ये दौड़ता है। और जब घोड़े को खरीद लिया और मालूम चला वो घोड़ा तो दौड़ ही नहीं पाता है, या लंगड़ा है, या वो स्पीड नहीं दे रहा है जिस स्पीड के बेसिस पर उसको खरीदा गया था। तो ये कंडीशन थी। अगर आप ये कहते हो कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो दौड़ता है, तो अगर वो 45 नहीं तो ठीक है 42-40 चलता था, लेकिन अगर वो 10-15 की स्पीड से चल रहा है तो ये कंडीशन का टूटना हुआ, और इस एवज में वो अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का अधिकार रखता है जिसने इस घोड़े को खरीदा है। और ऐसे में उस सेलर को उस पैसे को वापस देना पड़ेगा जो उस बायर ने उसको दिया है घोड़े की एवज में। तो यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि कंडीशन अगर टूटती है तो रेपुडिएट हो जाएगा सेल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अब नेक्स्ट में चलते हैं अपन कि कंडीशन जो होती है वो किस तरह से हो सकती है, शर्तें किस किस हिसाब से हो सकती है। देखो, शर्त एक तो टाइटल की हो सकती है, जैसे किस चीज के बारे में, और टाइटल की जो होती है वो ये कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्लाइड कंडीशन होती है जिसमें सेलर को राइट होता है किसी भी चीज को बेचने का। जब वो कोई चीज बेच रहा है, जैसे घोड़े को बेचा, तो घोड़े की उस स्पीड की वजह से ही तो हम खरीदते हैं, घोड़े के कलर की वजह से नहीं खरीदते हैं। जो उसका मेन एडजेक्टिव है वो उसकी स्पीड है ना। घोड़े का सुंदर होना या उसका रंग सुंदर होना ये कोई एक इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है घोड़े के खरीदने के टाइम पे। घोड़े की चाल जो है, उसकी जो स्पीड है वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये तो होता है टाइटल से संबंधित, जिस घोड़े को मैं खरीदूं या बेचूं उसकी चाल इंपॉर्टेंट है, तो ये होता है टाइटल। और एक और होता है कंडीशन एज अ डिस्क्रिप्शन। जैसा मैंने आपको कहा, मान लीजिए मैं एक शॉप पे जाती हूँ और मैं आपको ये कहती हूँ कि मुझे एक ऐसी चीज चाहिए, ऐसा साबुन चाहिए कि जो इस तरीके के मेरी इन सारी चीजों को कवर करता हो, और उसके बावजूद फिर आप मुझे कोई गलत साबुन बेच देते हैं। तो इसका मतलब जब मैंने डिस्क्राइब कर दिया था तो आपकी ये कंडीशन हो गई थी कि एज पर माई डिस्क्रिप्शन यू हैव टू सेल द थिंग अकॉर्डिंगली।
राइट। तो यहाँ पे ये कहता है whenever the goods are sold by description the implied condition is that the goods shall correspond with the description, यानी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही चीजों को बेचा जाना जरूरी है। अब एक और कंडीशन होती है सैंपल के हिसाब से। मान लीजिए आपने मुझे कोई चीज दिखाई और वो चीज मुझे पसंद आई, तो जो चीज मुझे सैंपल के फॉर्म में आपने मुझे दिखाई है और मैंने पसंद की है, तब मैंने ऑर्डर किया ठीक है 200 पीस मुझे दे दीजिए। अब मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो सैंपल आपने मुझे दिखाया था वही सैंपल का अकॉर्डिंगली क्वालिटी होगी और वो मैं 200 चीजें खरीद रही हूँ। मालूम चलता है सैंपल तो मैंने सैंक्शन किया था कुछ और को और आपने मुझे सप्लाई कर दिया कुछ और। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि कंडीशन फुल नहीं हुई है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कंडीशन एज पर सैंपल। अब ये कहता है यहाँ सैंपल और डिस्क्रिप्शन भी कई बार दोनों होते हैं। जैसा सैंपल दिखाया गया और जैसा मैंने कहा, इन दोनों का मिक्सिंग भी एक कंडीशन का फॉर्म बनता है। तो ये हम डे टू डे लाइफ में इसी तरीके की चीजें करते हैं। बस आप इसे अभी थ्योरी फॉर्म में पढ़ रहे हो तो इतना कोई कठिन नहीं है, पर बहुत प्रैक्टिकल एक्ट है ये। मैं आपको बता दूं ये बहुत ही प्रैक्टिकल एक्ट है। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो फिर भी किसी के साथ हम रिटर्न फॉर्म में करेंगे तभी हम मानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे को अवेयरनेस जगाने का काम करता है। इसमें आगे जो मैं आपको डॉक्ट्राइन बताने वाली हूँ वो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से क्रेता को सावधान रहने का एक संदेश देता है ये डॉक्ट्राइन। अब आगे की बात करते हैं। कंडीशन हो गया है, अब वारंटी क्या है? वारंटी क्या होता है? देखो, वारंटी वो चीज है जो कोलेटरल है। जरूरी नहीं है कि उसके टूटने पर वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए, लेकिन कंडीशन में ऐसा होता है। अब मान लीजिए कि वारंटी में ये कहता है, ये एक सेकेंडरी इंपॉर्टेंस रखती है, एंड इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी द एग्रीड पार्टी कैन ओनली क्लेम डैमेजेस। उस नुकसान की भरपाई के लिए वो दावा कर सकता है वो पार्टी, एंड इट हैज नो राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। जैसा कि कंडीशन में था रेपुडिएट हो सकता था, यहाँ पे वो चीज नहीं है। रेपुडिएट करने का उसके पास कोई राइट नहीं होगा जिस पार्टी को कोई नुकसान हुआ है। ठीक बात है। तो वारंटी को सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 ने डिफाइन किया है, जबकि उसको सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 ने डिफाइन किया था। वो क्या कहता है कि वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखो, कोलेटरल को एक तो अंडरलाइन कर लो जब वारंटी की बात करेंगे, और जब कंडीशन की बात करें तो एसेंशियल को अंडरलाइन कर लेना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने यहाँ पे कोलेटरल तो लिख भी दिया है, यहाँ एसेंशियल लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर एक शब्द लिख लोगे तो दूसरा शब्द अपने आप याद रहेगा। ये याद रखने के और लिखने के तरीके होते हैं। तो मैंने आपको कहा कि ये कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू ओनली क्लेम फॉर डैमेजेस बट नॉट अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज द रेपुडिएटेड। ना ही तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट होगा, ना ही रिजेक्शन होगा, ओनली क्लेम फॉर डैमेजेस होगा। ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब आगे की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कई बार शॉर्ट नोट बनता है कि कंडीशन और वारंटी में क्या अंतर होता है। हालांकि मैंने आपको बहुत डिटेल में ये दोनों चीजें अलग अलग से समझा दी हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट वर्ड आप भूलोगे नहीं कंडीशन के लिए, कि एक तो वो असेंशियल है फॉर द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जबकि वो कोलेटरल फॉर द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा ये कहता है जो कंडीशन टूटेगी तो रेपुडिएशन का उसको राइट मिल जाता है बायर को, जबकि वारंटी में केवल डैमेजेस के क्लेम करने का राइट मिलता है, ना तो रेपुडिएशन का, ना ही रिजेक्शन का। ठीक बात है। आगे ये कहता है कि जो जब भी कंडीशन टूटेगी उसको वारंटी का ब्रीच माना गया है। एक बात याद रख लीजिएगा, ये थोड़ा सा अलग है। जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट की, सेल कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन टूटती है उसको हम एज वारंटी ब्रीच मानते हैं। ठीक है, लेकिन वारंटी जब टूटती है तो कभी भी हम कंडीशन ब्रीच नहीं मानते हैं। ये एक बात याद रखिएगा कि कोई एक मेन शर्त टूटी है तो हम ये मान लेते हैं कि हाँ जरूरी शर्त थी, उसको हमने तोड़ा है और ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है। लेकिन जब कोई इसकी कोलेटरल शर्त टूटती है तो हम ये नहीं मानेंगे कि ये मेन शर्त टूटी है। तो इसका सिंपल एक मतलब है कि आप ये दिमाग में रखेंगे कि कंडीशन टूटेगी तो वारंटी के जैसा माना जाता है, लेकिन वारंटी टूटती है तो कंडीशन के जैसा बिल्कुल नहीं माना जाता है। ठीक बात है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया, और ये कहता है कि एक्सप्रेसिव होना चाहिए, चाहे कंडीशन हो चाहे वारंटी हो, बहुत क्लियरली होना चाहिए। अच्छा, एक और बात बता दूं, जो वारंटी होती है वो मुंह जबानी बोली जाती है कि भाई 6 महीने के अंदर अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए इस प्रोडक्ट के अंदर। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक केटली आपने खरीदी है और आप ये कहते हो कि भैया ये अच्छी तो है ना, तो आप ये कहते हैं अरे मैडम कोई भी खराबी आ जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर आप वापस ले आना। उसने कोई रिटर्न में आपको नहीं दिया है, लेकिन कंडीशन में ये चीजें में रिटर्न होता है।
ये क्लियर होती है। तो कंडीशन एक्सप्रेसिव होगी क्लियरली, और जो वारंटी होती है वो इम्प्लाइड होती है, वो उसके व्यवहार से मानी जाती है। ठीक है, मतलब एक तो वो कॉन्फिडेंटली बोले कि अरे मैडम प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी तो 6 महीने के अंदर अंदर मैं वापस करके दूंगा, दूसरी चीज दूंगा। लेकिन अगर वो खुद ही ढीला ढाला सा बोले और कॉन्फिडेंस ना लगे तो आपको लगेगा भैया मेरे को तो इसके ऊपर विश्वास नहीं लग रहा, अपन तो यहाँ से नहीं खरीदेंगे। बस कुछ ऐसा ही है, ये इम्प्लाइड होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इम्प्लाइड कंडीशन, मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अपन एक नया डॉक्ट्राइन कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में एक ही डॉक्ट्राइन है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने 4 डॉक्ट्राइन पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पे अब बात करते हैं, जैसे कंपनी एक्ट में भी हमने बहुत सारे डॉक्ट्राइन पढ़े थे। अब बात करते हैं इसका कौन सा डॉक्ट्राइन है, केवियट एम्परर। क्या होता है कि क्रेता सावधान रहो, हिंदी में बोलते हैं क्रेता सावधान रहो, और लैटिन लैंग्वेज में ये बोला जाता है केवियट एम्परर। इसका मतलब है कस्टमर बीवेयर, आप क्रेता सावधान रहिए। अब इसका क्या मतलब है, देखिए एक बात हमेशा याद रख लीजिए कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है उसमें हर एक व्यक्ति बेचने के लिए बैठा है, और जो व्यक्ति बेचने के लिए बैठा है वो प्रॉफिट मेंटेन करेगा, प्रॉफिट कमाने के लिए ही तो बैठा है। अब मुद्दा ये है कि वो आपसे कितना प्रॉफिट कमाएगा और किसी और से कितना कमाएगा, इट डिपेंड्स ऑन द हिज और हर टैक्ट, उसकी क्वालिटी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करेगा, उसकी स्किल्स पर डिपेंड करेगा, वो किसको कितना एडजस्ट करके और वो चीज़ों पे प्रॉफिट मार्जिन गेन करता है ना। अब यहाँ पे ये बात है कि वो तो प्रॉफिट गेन करेगा, तो क्या बायर हमेशा बेवकूफ बनेगा? नहीं, बायर बेवकूफ नहीं बनेगा। बायर को बस अवेयर रहने की जरूरत है। जरूरत से ज्यादा चालाकी दिखाने के बावजूद भी अगर वो बायर बेवकूफ बन जाए तो हम ये मानेंगे कि बायर का बेवकूफ बनना एक तरह से सेलर का धोखा देने के बराबर है। जबकि एक जनरल कंडीशन ये मानी जाती है कि क्रेता को अपने एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे सावधान रहना चाहिए, उसे समझदार रहना चाहिए, उसको अपनी पूरी स्किल्स का यूज करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसे कोई दिक्कत आ जाती है या ठगा हुआ वो महसूस करता है तो फिर सेलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। ये डॉक्टर इस चीज को क्लियर करता है। लेकिन वो ये भी कहता है कि ग्राहक तुम आंखें बंद मत करके बैठे रहना, ये मत समझना कि सेलर आपको अच्छा ही देगा। सेलर तो ऐसे ही ग्राहकों को ढूंढता है जो आंखें बंद करके आए और बिल्कुल अनसुना करके और जानबूझ करके बेवकूफ बनना चाहें, तो फिर वो क्यों ना बेवकूफ बनाए। तो ये तो हमारे मार्केट का नियम है कि हर आदमी कमाने के लिए ही तो मार्केट में आया है। तो आपको भी सावधान रहना चाहिए, सेलर को भी सावधान रहना चाहिए, सेलर को भी बायर की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जैसा वो चाहता है वैसा दे। क्योंकि एक बात हमेशा याद रख लीजिए कि बायर को आप एक बार तो बेवकूफ़ बना लोगे, लेकिन एक बार बेवकूफ़ बना के आप केवल एक व्यक्ति को नहीं बेवकूफ़ बनाते, एक बहुत बड़ी चेन को बेवकूफ़ बना जाते हो, और इससे इसका नुकसान उस बायर को कम और आपको ज़्यादा होता है, क्योंकि गुडविल खराब हो जाती है, मार्केट में रेपुटेशन खराब हो जाती है। तो कोई भी सेलर ये नहीं चाहेगा कि आने वाले भविष्य में उसकी रेपुटेशन खराब हो जाए और उसका मार्केट खराब हो। तो बेटर है कि वो एक नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाना चाहता है। ठीक है, तो हम यहाँ बात करते हैं कि ये जो हमारा डॉक्ट्राइन है वो क्या कहता है। एक तो बात रखिएगा, केवियट एम्परर जो है वो बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमारे सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, और इसका मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर, कि क्रेता को सावधान रहना चाहिए। अब यहाँ ये कहता है कि बायर की एक बहुत बड़ी ड्यूटी है, ये जिम्मेदारी है कि वो केयरफुल रहे जब वो चीजों को खरीद रहा हो, और जैसा वो जब वो खरीद रहा है तो उसकी क्या तो जरूरत है और कितना उसके पास पैसा है और क्या वो क्वालिटी है चीज की, उस सब के बारे में उसे प्रॉपरली कैलकुलेट करना चाहिए बिफोर द बाइंग। खरीदने से पहले, खरीदने के बाद किसी चीज के लिए वो क्लेम करता है तो ये हर टाइम सही नहीं माना जाएगा। तो ये कहते हैं इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू बी केयरफुल व्हाइल परचेजिंग गुड्स ऑफ हिज रिक्वायरमेंट, and in the absence of the inquiry from the buyer the seller is not bound to disclose। अगर बायर खुद ही नहीं पूछता है उसकी क्वालिटी के बारे में तो आप सेलर को बाउंड नहीं कर सकते कि हर चीज वो चला के बताता। हाँ, आप पूछते और फिर भी वो नहीं बताता तो गलती सेलर की है, लेकिन आपने पूछा ही नहीं तो क्यों सेलर जानबूझ के अपने प्रोडक्ट का डिफेक्ट बताएगा आपको? बताइए मुझे, नॉर्मली ऐसा होएगा ही नहीं। तो यहाँ ये कहता है कि अगर बायर खुद ही नहीं पूछता है तो सेलर को आप मजबूर नहीं कर सकते, वो बंधा हुआ नहीं है कि वो आपको हर चीज बताएगा गुड्स की डिफेक्ट्स के बारे में, ऑन विच मे बी कॉग्निजेंट, जिसको आप पता लगा सकते थे, उसके बावजूद अगर आप नहीं पूछते हो तो फिर सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं मानी जाएगी। ऐसे में ये माना जाएगा कि उस क्रेता को ही सावधान रहना चाहिए था। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, पर फिर भी लोग तो बेवकूफ बनते हैं ना। अब लोग तो बेवकूफ बनते हैं, इसका मतलब है कि क्रेता कब तक सावधान रहेगा। बस यही एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके कुछ एग्जेप्शंस हैं। और एग्जेप्शंस क्या कहते हैं? एग्जेप्शंस ये कहते हैं, सेक्शन 16 में इसके एग्जेप्शंस को क्लियर किया गया है। जो धारा 16 है 1930 एक्ट की, उसमें ये बताया गया है कि इस सिद्धांत के कौन से अपवाद हैं।
अपवाद का मतलब कि कब ये लागू नहीं होगा। हम मानते हैं कि क्रेता को सावधान रहना चाहिए था, लेकिन कब कब ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाएगी कि क्रेता का सावधान रहना माना जाएगा कि इस समय वो क्रेता सावधान भी था तो भी वो अगर बेवकूफ बना तो सेलर की गलती की वजह से मना है। तो कब कब ऐसी स्थिति होगी, ये कहते हैं इन केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन बाय द सेलर। अगर सेलर मिस रिप्रेजेंट करता है, आपको याद आएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पढ़ा है मिस रिप्रेजेंटेशन, है ना, जब फ्री कंसेंट की बात आती है। अगर सेलर कोई चीज को अनुचित तरीके से चीजों को शो कर रहा हो और अनुचित प्रभाव डाल रहा हो, तो ये जो चीजें होती है वो मिस रिप्रेजेंटेशन है। और मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है आप किसी दूसरे को गलत तरीके से चीजों में फंसाने की कोशिश कर रहे हो, यानी आपके दिमाग में कुछ बैड इंटेंशन है, कुछ गलत भावना है। और ऐसे में क्रेता कितना भी सावधान रह जाता, ये माना जाएगा कि इस समय क्रेता को सावधान रहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो सेलर है उसने मिस रिप्रेजेंट किया है चीजों को। ठीक है। ऐसे एक और कहा जाता है, अगर इन केस ऑफ कंसीलमेंट ऑफ द लेटेंट डिफेक्ट, ये भी एक अपवाद है कि किसी भी चीज के बारे में मुख्य बात ही आप छिपा जाओ, डिफेक्ट छिपा जाओ। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई गाय को खरीदा, अब गाय को जब खरीदा दिखने में तो ठीक लग रही थी, लेकिन एक्चुअली वो गाय बहुत ज्यादा बीमार है। और जब बीमार है तो ये बात वो क्यों नहीं बता रहा है? अगर बता नहीं रहा है तो छिपा भी तो रहा है। मान लीजिए मैंने पूछा नहीं, मैंने सिंपल पूछा, हाँ भैया गाय ठीक तो है ना, तंदुरुस्त तो है ना? हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक ही है, अभी तक तो ठीक ही है। तो आपको ये बताना चाहिए था, अगर वो पिछले 5 दिन से बहुत ज्यादा बीमार है, कभी भी मर सकती है, कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, उसको बीमारी है कि जिसमें उसका खरीदना ना खरीदने के निर्णय पर साफ साफ असर आता था, तो फिर उसे बताना बहुत जरूरी था। ऐसे में फिर क्रेता का सावधान होना जरूरी नहीं है। जब वो मुख्य डिफेक्ट को बारे में ही छिपावट रखे सेलर, तो फिर क्रेता कितना भी सावधान रहो उसको धोखा होगा ही होगा। तो ये माना गया है इस जगह पे, ऐसी सिचुएशन में क्रेता को सावधान रहने की जरूरत नहीं मानी गई है, या अपवाद माना गया है। ऐसे ही कहता है इन केस ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन, अगर कोई ग्राहक और अपने आधार पर बता रहा है कि सर मेरे को सिर में दर्द हो रहा है, आप मुझे एक दवा दे दीजिए जिससे मेरे को सिर दर्द ठीक हो जाए। तो अब डॉक्टर सेलर को वो ये भी कह रहा है कि मुझे ना तो कोई बीपी है ना डायबिटीज है, आप मुझे एक नॉर्मल एमजी की अच्छी दवाई दे दीजिए। और ऐसे में वो गलत दवाई दे देता है। जब उसने ये कहा था मुझे कोई डायबिटीज नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है और नॉर्मल कंडीशन बताई थी, तब आपने जो गलत दवा दे दी। या एक दूसरी कंडीशन है, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरे को डायबिटीज है और मेरे को सिर दर्द हो रहा है, तो ऐसे में अगर वो डॉक्टर सेलर जो है, ये केमिस्ट है, वो ये कह देता कि नहीं सर आप तो अब डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन लेके आइए, मैं तभी बेचूंगा। और उसके बावजूद अगर बायर खरीद लेना, तब सेलर की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन बायर ने अगर अपना डिस्क्रिप्शन दे दिया है, हर चीज का वर्णन ब्यौरा कर दिया है, उसके बावजूद अगर सेलर बेवकूफ बनाता है, तो ऐसे में क्रेता के सावधान रहने की जरूरत नहीं थी। जैसा उसने कहा था उसे उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही सेलर को बेचना चाहिए था। और डिस्क्रिप्शन अगर उसने क्लियर दिया है तो सेलर से ही सावधानी की उम्मीद की जानी चाहिए। तो ये भी हो गया। अब एक और है कि सेल बाय सैंपल, अगर सैंपल जो दिखाया गया उसी हिसाब से उसे वो चीजें बेचनी चाहिए थी जैसा कि उसने सैंपल दिखाया था। सैंपल आप दिखाओ कुछ और मैं ऑर्डर दे दूं 200 चीज दे दीजिए, पैकेट बना करके घर भेज दिया, मालूम चला सैंपल से डिफरेंट है ये तो चीज, तो फिर मैं कैसे सावधान रहूंगा? मैं कोई एक एक चीज को थोड़ी गिन के देखना था, क्वालिटी को थोड़ी देखना था। मुझे जो सैंपल बताया था मैंने ये मान लिया कि ऐसा ही सैंपल आप मुझे जो 200 पीस मैंने मांगे हैं उसमें देंगे, तो ये माना जाएगा कि उस क्रेता का सावधान रहना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। ऐसे ही होता है अगर सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों साथ में बता दिया जाए, सैंपल भी दिखा दिया जाए और बता भी दिया जाए कि मेरी जरूरत ये है, तो फिर उसे वैसा ही चीज देनी चाहिए थी। अगर नहीं आती है तो क्रेता का सावधान रहना जरूरी नहीं माना गया है। एक वो कहता है अगर किसी पर्टिकुलर पर्पस को बता दिया जाए कि मुझे ये चीज इसलिए चाहिए और इसलिए चाहिए, उस पर्पस को फुलफिल करने के हिसाब से उस सेलर को वो चीज देनी चाहिए थी। अगर वो उससे डिफरेंट करता है तब भी ये माना जाएगा कि वो सावधान रहने की उसे जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने क्लियर वो पर्पस पर्टिकुलर बता दिया था। और एक और लास्ट और एग्जेप्शन है, मर्केंटेबिलिटी क्वालिटी होनी चाहिए गुड्स की, यानी उस चीज को बेचने के हिसाब से। मान लीजिए एक व्यक्ति है और वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है कि मुझे 200 बैग सीमेंट के चाहिए। देखिए अब 200 बैग सीमेंट के चाहिए, और सीमेंट का जब बैग लिया गया तो उसने जो व्यापारी है, प्रॉपर्टी डीलर है, उसने देखा ही नहीं कि सीमेंट के जो कट्टे हैं यानी जो बैग्स हैं, वो तो सीमेंट तो जम गई है, वो नमी वाले जगह पर रख दी गई थी और सीमेंट तो जम गई है। अब इस चीज को तो वो बेच नहीं सकता ना, बेच नहीं सकता। वो तो ये मान के चल रहा है, मैंने बायर मान के चल रहा है, मैंने सीमेंट मांगी सीमेंट ही देंगे, जो क्वालिटी की मैंने सीमेंट मांगी है वही सीमेंट मिलेगी। लेकिन अगर बायर को ये पता चल जाए कि वो ये चीज तो सीमेंट तो जमी भी है, तो वो सावधान कह देगा कि भैया मेरे को तो ये सीमेंट बैग नहीं चाहिए क्योंकि ये तो जमे में। लेकिन अगर उसे नहीं पता चलता, वो नहीं देखता है, तो ये सेलर की जिम्मेदारी थी कि वो ये तो देखता कम से कम ये बेचने जैसी स्थिति में भी है या नहीं है।
अब वो सीमेंट जब वो जम गई है तो वो बेची नहीं जा सकती क्योंकि वो यूजलेस है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी चीज को जब आप बेचेंगे तो वो मर्केंटेबिलिटी क्वालिटी की तो होनी चाहिए जिसको लोग खरीद सकें। अगर वो खरीदने जैसी स्थिति में ही नहीं है तो उस खरीद ऐसी चीज को खरीदने में क्रेता क्या सावधानी बरतेगा, है कि नहीं। कई बार आपने देखा होगा हम जब शॉप पे जाते हैं तो जो हमारा शॉपकीपर होता है वो कई बार बता देता है कि मैडम अभी ये वाली चीज़ अच्छी नहीं है, 2 दिन बाद नया माल आएगा मैं आपको तब दूंगा। हमारा वहाँ पे बॉन्डिंग क्रिएट हो जाता है उस दुकानदार के साथ में, क्योंकि वो हमारे को बेवकूफ़ नहीं बनाएगा और उसने साफ हमको कह दिया कि वो अभी मर्केंटेबिलिटी क्वालिटी की नहीं है वो चीज़, इसलिए आप 2 दिन वेट कीजिए, आपको नई चीज़ अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी। बस यही चीज़ें हैं। ये हमारा जो कैवेट एम्प्टर का जो सिद्धांत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी इस सिद्धांत के इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पशंस है। एग्जेप्शंस आपको क्लियर समझ में आने चाहिए और ये लिख के आना आपका एक इंपॉर्टेंट आंसर बन जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो में आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी और ये वीडियो आपको समझ में भी आया और पसंद भी आया होगा, पूरी उम्मीद के साथ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ रेगुलरली। थैंक यू।